जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन की क्लासेस चल रही है। उस क्लास के अंतर्गत टीएस कॉलेज हिसुआ में मैं विनोद कुमार सिंह मगध विश्वविद्यालय की ओर से जो हिंदी विभाग में लगातार क्लासेस चल रही हैं उस क्लासेस में आप देखेंगे कि अब तक जो बातचीत हुई है वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अब आधुनिक काल पर रथ के पहिया आकर घूमना शुरू कर दिया है। आधुनिक काल में काफ़ी चीज़ें अभी हमारे पास है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आधुनिक काल में हम देखते हैं कि एक तो भारतेंदु काल की विशेषताओं पर बातचीत रह गई है, प्रवृत्तियों पे बातचीत रह गई है। तो हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, बारी बारी से प्रवृत्तियाँ एक साथ हम लोग लेंगे, शुरू से अंत तक चलेंगे। आज हम लोग द्विवेदी युग पर जो बातचीत चल रही थी कल की कक्षा में, आप देखेंगे कि कल की जो कक्षा थी उसमें द्विवेदी युग चल रहा है। उस द्विवेदी युग को हम आगे बढ़ाते हैं, उसको गति देते हैं और गति देते हुए आज हम ये तय कर रहे हैं कि द्विवेदी युग में आप देखेंगे कि कल व्याकरण पे बातचीत हुई कि व्याकरण किस तरह मजबूत हुआ और व्याकरण ने साहित्य को क्या दिया, किस तरह से व्याकरण ने साहित्य को समृद्धि प्रदान की, इस पर कल बातचीत हुई है। जिसमें मेन लाइन यही थी कि यदि व्याकरण न होता तो साहित्य शरीर के उस तरह से विभाजन होता या बंटवारा हो जाता, जैसे यदि शरीर में हड्डियां न हो तो शरीर लुंज पुंज हो जाएगा, हाथ पांव और सिर सब एक हो जाएंगे, जिसको कहते हैं गट्ठर बन जाएगा। तो उसको सिस्टमेटिक रखने के लिए, उसको बिल्कुल समानांतर सही रखने के लिए हड्डियों का प्रयोग किया प्रकृति ने। उसी तरह से साहित्य ने या किसी रचना ने अनुशासित और उसको मजबूत रखने के लिए व्याकरण का काम किया। आप देखेंगे कि उस व्याकरण पे कल बातचीत हुई है। आज की बातचीत जो हम लोग करेंगे वो इस पर करेंगे कि रचनाओं में कैसे समृद्धि प्रदान की गई द्विवेदी युग में। आप जानते हैं कि रचनाएं खिचड़ी चल रही थी। एक समय ऐसा था कि ब्रज में कविता हो रही थी तो गद्य में खड़ी बोली पर काम हो रहा था। तो ये खिचड़ी का प्रोग्राम था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि पाठकों को थोड़ी सी परेशानी थी, जिसको हम कह सकते हैं कि वो कन्फ्यूज़न था पाठकों के बीच में। लेकिन धीरे धीरे इसको द्विवेदी युग ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कविता हो या गद्य का भाग हो, सीधे सीधे खड़ी बोली तो खड़ी बोली, यानी एक टारगेट हमने किया और उसको अनुशासित रूप से हमने खड़ी बोली पर अपने आप को फिक्स कर लिया। वहाँ द्विवेदी युग सफलता के केंद्र में है कि द्विवेदी युग में हम ये सफलता पाए कि भाषाओं के आधार पर खिचड़ी नहीं होगी, खड़ी बोली तो खड़ी बोली। आप देख लीजिए द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका या उसके अंतर्गत जितने रचनाकार आए सब ने खड़ी बोली में ही चर्चा की, रचना की। कविता भी हुई और कहानी भी, उपन्यास भी, नाटक भी, आलोचना भी, सारी चीज़ें खड़ी बोली में हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के आधार पर खड़ी बोली ने समृद्धि प्रदान कर ली और जो बीज भारतेंदु काल में बोया गया वो समृद्ध होकर पेड़ का काम फलदार वृक्ष के रूप में हमारे समक्ष आ गया। अब देखेंगे कि उस द्विवेदी युग में रचनाओं के आधार पर एक तो भाषा में मजबूती हुई, दूसरी स्तर पे आप देखेंगे कि शब्द चयन का बड़ा महत्व हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती पत्रिका के लिए लेख आते थे तो लेख पढ़ते ही वो तुरंत उसको कहते थे कि नहीं, इसमें ये शब्द गलत है, इसमें श्रृंगारिकता बहुत है, इसमें विलासिता है, इसमें सामाजिक संरचना का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए लेख रिजेक्ट किया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी में ये ताकत थी और इस ताकत का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली को उन्होंने रद्द कर दिया था कि नहीं, इसमें श्रृंगारिकता बहुत है, अभद्रता है एक तरह से। रीतिकाल को वो बहुत खराब काल मानते थे। तो कुल मिला के द्विवेदी बहुत अनुशासित व्यक्ति थे, बहुत अनुशासन था और यही कारण है कि वो लेख में भी अनुशासन झलकता है उनका। आप देखेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से बहुत अनुशासित हैं, एक भी मिस्टेक, एक भी कमी नहीं होनी चाहिए व्याकरण की दृष्टि में। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि शब्द चयन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, वरना लेख रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और किसी के लेख को वो बहुत जल्दी से खारिज करते थे अगर उस तरह की कमी है तो।
बहुत सांस्कृतिक, सामाजिक और परंपराओं में चीज़ें होनी चाहिए, वरना सिस्टम से हटकर आप बात करेंगे तो वो द्विवेदी के लिए खटकता था मामला, वो चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं थी। तो ये कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में रचना को मजबूत करने के लिए भाषाई स्तर पर बहुत मजबूती आई, व्याकरणिक स्तर पे बहुत मजबूती आई। और फिर आप देखेंगे कि द्विवेदी युग में कविता कुछ ऐसे लोगों पर मोड़ लेती गई जिस पर हम कल चर्चा करेंगे, जिसमें कि जिनको उपेक्षित किया गया। साहित्यकारों ने अक्सर वैसे लोगों को उपेक्षित किया। उन उपेक्षाओं से भरे हुए लोगों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने केंद्र में लाने का काम किया। कैसे, इस पर कल बातचीत करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक बड़ी उपलब्धि है कि वो उपेक्षित, थोड़े से समाज से कटते हुए लोग या समाज से हटाए जाने वाले लोग को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने केंद्र बिंदु पर लाकर और उसको कहीं ना कहीं पटल पे लाने का प्रयास किया। और साहित्य खुद तो किया ही किया, दूसरे साहित्यकारों से भी करवाने का काम किया। कैसे, इस पर कल विस्तृत बातचीत होगी। आज हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि व्याकरण के बाद भाषाई स्तर पर द्विवेदी युग ने बहुत कमाल किया। भाषा के स्तर पर मजबूती आई और हम एक दिशा में बिल्कुल चलने का प्रयास किए। खड़ी बोली तो खड़ी बोली, ब्रज खत्म हो गई और ब्रज को पीछे धकेला गया और खड़ी बोली में रचनाएं होने लगी। तब देखेंगे कि साहित्य ने बहुत विकास किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस युग में पत्रिकाओं से लेकर हिंदी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बड़े बड़े उपेक्षित लोगों की रचनाओं में जगह पाने लगे लोग। जैसे कल बातचीत इस पर करेंगे कि किस तरह से उपेक्षित लोग या ऐसे लोग जिनको कि समाज ने ठुकरा दिया या समाज ने अपनी नज़र से उसे हटा लिया, साहित्य में वैसे लोगों को जगह दिलाने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। आज की बातचीत इसी विषय पर, और मैं तो कहूँगा फिर से कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक आलोचनात्मक लेख है साहित्य संपत्ति, कृपया इसे अवश्य पढ़ें। 1908 की ये रचना है, एक आलोचनात्मक लेख है, इसको अवश्य पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को ये पढ़ना चाहिए। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के रचनाओं को हम पढ़कर या उनके काल के रचनाकारों को पढ़कर हम ये ज़रूर पाते हैं कि अनुशासित, बहुत ही सिस्टमेटिक और रचनाओं में पैक्ड, बिल्कुल कहीं से कोई रूम नहीं, कोई परेशानी नहीं, लिक नहीं है। भाषाई स्तर पे, शब्द चयन के स्तर पे, वाक्य की दृष्टि से या सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से रचनाएं पूरी तरह प्रौढ़ है। हम कह सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका ऐसा नेतृत्व किया इन 20 सालों का, 1900 से 1920 का नेतृत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और इस द्विवेदी ने इस तरह का नेतृत्व किया जिसने साहित्य को बहुत समृद्ध किया और आज भी अमर रखा हुआ है। आज भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह काल जाना जाता है और इस दृष्टि से केवल जाना ही नहीं जाता बल्कि आज भी प्रासंगिक है। आज के समाज में भी इसका महत्व है। कैसे, इस पर बातचीत अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।